नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं चौहान राजवंश के बारे में। ये जो मैटर है ये राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत जो डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की पुस्तक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उससे लिया गया है। और इसी को अपने एक बार करेंगे कंप्लीट, उसके बाद में जो डिटेल वीडियो है वो अलग से और आएगी। एक बार इसको पूरा कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे और। तो चलिए शुरू करते हैं चौहान राजवंश के बारे में। सबसे पहले है सांबर या शाकंभरी का चौहान वंश। इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत देखें तो चंद्रबरदाई, नैनसी, सूर्यमल मिशन ये सभी कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे ये। और पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये इन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हैं। इनके अलावा कर्नल टोड, स्मिथ, कुक आदि ने रस्मों रिवाजों के आधार पर विदेशी मूल का बताते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, बिजोलिया शिलालेख, कायम खारासो, चंद्रावती लेख आदि ने ब्राह्मण वंशीय क्षत्रिय बताते हैं। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद यह आता है कि चौहानों के वंश के बारे में कोई भी जो विद्वान है वह एकमत नहीं है। इनके मूल स्थान की बात देखें तो स्पादलक्स झील सांबर के आसपास का क्षेत्र है। जांगल देश, बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ का क्षेत्र आता है। राजधानी की बात करें तो अहिछत्रपुर जो नागौर में है वह इनका आता है। इनके उल्लेख की बात करें तो पृथ्वीराज विजय, शबद, कल्पद्रुम कोश और लाडनू लेख में इनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक और उपलब्धियों की बात करें तो वासुदेव 551 ईस्वी के लगभग इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था और यह चौहानों का मूल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद सामंत सिंह की बात करें जिनका कार्यकाल 817 ईस्वी के लगभग है। यह वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश के कहा गया है और सांबर के शासक थे। अन्य प्रमुख शासकों की बात करें तो इनमें नृप, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज प्रथम, गोपेंद्र राज ये इनके प्रारंभिक शासक थे। इसके अलावा दुर्लभ राज, गुवक प्रथम, चंद्रराज द्वितीय, गुवक द्वितीय, चंदनराज इन्होंने प्रतिहारों के ये सहयोगी थे। सहयोगी के रूप में इन्होंने शासन किया था। उसके बाद आते हैं वाकपति राज। इन्होंने प्रतिहारों को परास्त कर शक्ति प्रदर्शन किया था। उसके बाद सिंह राज की बात करें तो इन्होंने तोमरों और प्रतिहारों का हराया था। उसके बाद विग्रहराज द्वितीय इनका कार्यकाल 973 ईस्वी का माना जाता है। गुजरात के चालुक्य मूलराज को इन्होंने परास्त किया था और हर्षनाथ लेखों में इनकी विजयों का उल्लेख किया गया है। इनके बाद में विग्रहराज द्वितीय के बाद में गोविंद तृतीय हुए थे। इनकी उपाधि वैरीघट यानी शत्रु संहारक की थी और गजनी के शासक को इन्होंने आक्रमण से रोका था। ये किसने कहा है गजनी के शासक को रोका था? तो ये फरिश्ता ने कहा है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। उसके बाद आते हैं वाकपति राज द्वितीय। वाकपति राज द्वितीय ने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को परास्त किया था। और इनके बाद अन्य शासक थे जो वीर्यराम, चामुंडराज, सिंहट, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम आदि चौहान शासक हुए थे। उसके बाद आते हैं अजय राज। इनका कार्यकाल 1105 से लेकर 1133 ईस्वी है। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने मुस्लिम सेना को परास्त किया था और 1113 ईस्वी में इन्होंने अजय मेरू अजमेर नगर बसाया था तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रम कहलाए। उसके सिक्कों पर उसकी पत्नी सोमल देवी का भी नाम मिलता है। इन्होंने दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की एवं
पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भी प्रदान किया था। उसके बाद आते हैं अर्नोराज। इनका कार्यकाल 1133 से लेकर 1155 ईस्वी है। इनकी उपलब्धियों को देखें तो इन्होंने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से ये परास्त हुए थे। इन्होंने अजमेर में अन्ना सागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्नोराज के पुत्र जगदेव ने 1155 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी थी और अर्नोराज के पश्चात जगदेव 1155 से लेकर 1158 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। उसके बाद आते हैं विग्रहराज चतुर्थ। इनका कार्यकाल 1158 ईस्वी से लेकर 1163 ईस्वी है। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। इन्होंने गजनी के खुसरो शाह को भी परास्त किया था। जानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी। विग्रहराज ने हरिकेली या हरकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियों खुदवाई थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवाई, जहाँ सूफी संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स मेला लगता है। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर वहां बिसलपुर झील बनवाई थी। शैव मतावलंबी होने के बावजूद धर्मघोष सूरी के आदेश से एकादशी के दिन पशुवध पर अंकुश लगाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया था। दिल्ली दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया था, जो उसकी उपलब्धियों की जानकारी देता है। नरपति नाल्हे ने इसके जीवन पर विसलदेव रासो की रचना की थी। विसलदेव रासो रासो की बात करें तो किसने लिखी थी? नरपति नाल्हे ने। नरपति नाल्हे ने विसलदेव रासो की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ का उत्तराधिकारी अपर गांगेय और उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय शासक हुए थे। पृथ्वीराज ने यमिनी वंश के खुसरो शाह मलिक को परास्त किया था। पृथ्वीराज का उत्तराधिकारी उसका चाचा सोमेश्वर था। पृथ्वीराज का उत्तराधिकारी सोमेश्वर। सोमेश्वर उसका चाचा था जो उत्तराधिकारी था। सोमेश्वर ने कलचुरी राजकुमारी कर्पूर देवी से विवाह किया था। कर्पूर देवी से विवाह जिससे पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज का जन्म हुआ था। हरिराज ने 1194 ईस्वी में ऐबक के अजमेर दुर्ग घेरने पर चिता में जलकर अपनी यह लीला समाप्त कर दी थी। इसने कोंकण के मल्लिकार्जुन को परास्त किया। अपने पिता अर्नोराज व स्वयं की मूर्ति बनाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया था।
नेक्स्ट आते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। इनका कार्यकाल 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी है। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय थे, जो 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के बंडानकों को परास्त किया था। इसी वर्ष इन्होंने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी को भी पराजित किया था, जिसमें प्रसिद्ध वीर आल्हा व उदल लड़ते हुए मारे गए थे। उसने कनौज के गहेड़वाल शासक जयचंद को परास्त किया था एवं स्वयंवर के समय उसकी कन्या संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह किया था। पृथ्वीराज ने चालुक्य, चौहान एवं गहेड़वालों को हराकर अपनी वीरता का परिचय दिया था। 1186 से लेकर 1191 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी को कई बार हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी को बहुत हानि पहुंचाई, मगर 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था, जिससे चौहान राजा का पतन हुआ व इसी के साथ भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। उसके बाद देखें तो सांस्कृतिक योगदान देखें तो पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रप्रदायी उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, इसके संरक्षण में थे या इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। बागेश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, आशाधर आदि विद्वानों का वह आश्रयदाता था। इसके अलावा और भी थे जो बागेश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, आशाधर आदि विद्वानों का, आशाधर यहां लिख देते हैं, आशाधर आदि विद्वानों का ये आश्रयदाता था। अब इनके बाद इसके निर्माण कार्य के बाद देखें तो इन्होंने पिथौरागढ़ किला बनाया था, जो दिल्ली में था। इनकी भूल देखें तो तराइन के प्रथम युद्ध में तुर्कों को पूरी तरह नष्ट न करना इनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं रणथंभौर का चौहान वंश। ये जो पुस्तक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसी में इतना ही मैटर दिया है, तो एक बार उतना ही लेके चलेंगे, क्योंकि टारगेट उसी बुक का लेके चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से चलेंगे। अब देखते हैं रणथंभौर का चौहान वंश की बात करें तो संस्थापक इसके गोविंदराज 1194 ईस्वी थी, और उसका पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। यह रणथंभौर शाखा का जो संस्थापक थे वह गोविंदराज थे, जो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। उसके उत्तराधिकारी वालहन, प्रहलादन, वीर नारायण थे, जो वीर नारायण ने इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना किया था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी बागभट के पुत्र जैतर सिंह ने सुल्तान नासिरुद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण को सफल नहीं होने दिया। वीर नारायण का इन्होंने इल्तुतमिश का सामना किया था। इसका उत्तराधिकारी, वीर नारायण का उत्तराधिकारी कौन था? वागभट। वागभट के बाद में वागभट का पुत्र कौन था? जैतर सिंह। जैतर सिंह ने किसका सामना किया था? सुल्तान नासिरुद्दीन का।
नसीरुद्दीन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अमीर की बात करें तो 1282 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी। 1282 ईस्वी में इन्होंने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता मानने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खलजी, जिसका कार्यकाल जलालुद्दीन खलजी कार्यकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी था, ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर जलालुद्दीन खलजी को सफलता नहीं मिली। अमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी नाराज हो गया था। अमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में उसे खलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, यानी अलाउद्दीन खलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। मगर तुर्क सेना को अमीर ने पराजित कर दिया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति नुसरत खां इस युद्ध में मारा गया, पत्थर लगने से मारा गया था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया और रणमल व रतिपाल को अपने लालच देकर अपने पास मिला लिया था। उनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर देव लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर देव की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर कर लिया। इस घटना को राजस्थान का पहला साका माना जाता है। कवि अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खलजी के इस अभियान के दौरान उनके साथ था, अपनी रचना खजाइन उल फतूह में रणथंभौर के जौहर अनुष्ठान का उल्लेख करते हैं। अलाउद्दीन ने रणथंभौर जीतकर उलुग खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। उसके बाद अमीर थे जो वीर, उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाले शासक थे। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी उसकी प्रशंसा करते हैं। नयन चंद्र सूरी के अमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासो, चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। हमीर के बारे में यह दोहा प्रसिद्ध है, कौन सा? सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यह हमीर के लिए ही प्रसिद्ध है। हमीर है, उन्होंने 16 युद्ध जीते थे और 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खलजी से लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसने अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। हमीर की मृत्यु के बाद चौहानों की रणथंभौर शाखा समाप्त हो गई थी। उसके बाद देखेंगे जालौर का चौहान वंश। जालौर के चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल द्वारा की गई थी। बिजोलिया प्रशस्ति में जालौर को जाबालीपुर कहा गया है। जालौर के किले को सुवर्णगिरी, सोनगढ़ और कांचनगिरी भी कहा जाता है। इसी से जालौर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी समर सिंह था, जिसने जालौर में सुदृढ़ प्राचीर, कोषागार और शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। समर सिंह ने गुजरात के भीम देव द्वितीय से अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया था। उसके बाद बात करते हैं उदय सिंह की। इनका शासनकाल 1205 से लेकर 1257 ईस्वी था। इन्होंने जालौर राज्य का विस्तार किया। उदय सिंह ने इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले मंडोर और नाडोल को हस्तगत किया, यानी अपने
कब्जे में ले लिया था तथा गुजरात के लवण प्रसाद को भी परास्त किया था। गुजरात के लवण प्रसाद को भी परास्त किया था। उदय सिंह ने गोडवाड़ और मेवाड़ के कुछ भागों पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं चाचिंग देव 1257 से लेकर 1282 ईस्वी। चाचिंग देव ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वह नासिरुद्दीन महमूद व बलबन का समकालीन था। नासिरुद्दीन महमूद व बलबन का समकालीन था, मगर इन्होंने चाचिंग देव के राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। उसके बाद आते सामंत सिंह 1282 से लेकर 1305 ईस्वी। इसके शासनकाल में जलालुद्दीन खलजी 1291 ईस्वी में सांचौर तक आ गया था, लेकिन सारंगदेव बाघेला की सहायता से वह उससे आगे बढ़ने से रोकने में सफल रहा। यानी जलालुद्दीन खलजी को आगे बढ़ने से रोकने में सफल रहे थे। किसके सहयोग से? सारंगदेव बाघेला के सहयोग से। अब देखते हैं कान्नड़ देव 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी। कान्नड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अलाउद्दीन खलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्नड़ देव व अलाउद्दीन खलजी के मध्य विरोध हुआ। 1305 ईस्वी में सुल्तान ने सेना नायक ऐनुल मुल्क मुल्तानी को सह सैन्य जालोर भेजा। वह कान्नड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया, मगर दिल्ली दरबार का वातावरण कान्नड़ देव को अपने स्वाभिमान के विरुद्ध लगा। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान ने हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती दी थी, जिसे कान्नड़ देव सहन न कर सका और जालोर लौटकर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। नैन्सी ने युद्ध का कारण कान्नड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करने को बताया था। 1300 वीरम देव वर्सेज फिरोजा, इनके विवाह को लेकर बताया था। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया। 1308 ईस्वी में सिवाना किला पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खैराबाद रखा गया तथा कमालुद्दीन गुरक को वहां का प्रतिनिधि बनाया। कमालुद्दीन गुरक को वहां का प्रतिनिधि बनाया, लेकिन फिर भी कान्नड़ देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाल दिया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अंत में कान्नड़ देव के एक दहिया सरदार बिक्का के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कान्नड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया तथा वहां अलाई या तोप खाने की मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाई या तोप खाने मस्जिद का निर्माण करवाया। अखेराज के शासनकाल में पद्मनाभ द्वारा कान्नड़ देव प्रबंध की रचना की गई थी। अखेराज के समय अखेराज के समय पद्मनाभ
नाभ द्वारा कन्हड़ दे प्रबंध की रचना की गई थी। इसी के साथ ये अपना शाकंभरी के चौहान, रणथंभौर के चौहान और जालौर के चौहान कंप्लीट होते हैं। कल देखेंगे सिरोही के चौहानों के बारे में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो चंद्रप्रदायी और नैन्सी अग्निकुंड से उत्पत्ति मानते हैं, यह सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ब्राह्मण मानते हैं, यह सही है। कर्नल टॉड और स्मिथ सूर्यवंशी मानते हैं, यह गलत है। नेक्स्ट है, चौहानों का मूल स्थान क्या था? तो इसका आंसर है स्पादलक्स या सांबर। नेक्स्ट है, सांबर झील का प्रवर्तक और चौहानों का मूल पुरुष कौन था? तो इसका आंसर है वासुदेव। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अजमेर या अजय मेरू नगर बसाया था? तो इसका आंसर है अजय राज ने। नेक्स्ट है, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर कब्जा करने के साथ क्या निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है बिसलपुर झील का। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय ने किस शासक की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर विवाह किया था? तो इसका आंसर है घेड़वाल शासक जयचंद की पुत्री से। नेक्स्ट है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है गोविंदराज। हमीर के शौर्य का वर्णन हमीर महाकाव्य में किसने किया है? तो इसका आंसर है नयनचंद्र सूरी ने। नेक्स्ट है, जालौर के चौहान वंश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सोनगरा चौहान के नाम से। और लास्ट क्वेश्चन है, कान्हड़देव के पतन का कारण क्या था? तो इसका आंसर है दहिया सरदार बिक्का का विश्वासघात। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल सिरोही का चौहान वंश लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।